Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve in this lecture the question bank given by the Maharashtra State Board of Geography subject. So in this video we will solve the question number 2, give geographical region from 21 to 1330. So this is my 12th video on the question bank. I have already uploaded so many videos on question bank, so you can watch. So let's begin. Geographical region number 21. Agriculture is done on a large scale in India. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है. उसके रीजंस देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, large population of India is engaged in agricultural activities. Point number 2, a large portion of India is full of highly fertile soil. So इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है और मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. उसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल जो है ये अवेलेबल है. नंबर 3, India is densely populated country and hence needs food grains production on a large scale. So इंडिया जो है ये एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन की जो भी नेसेसिटी रहती है फूड की, उसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन भी जो है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है फूड ग्रेन्स का. नंबर 4, द मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हाईली फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर. सो इंडिया का जो मानसून क्लाइमेट है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है. नंबर 5, मेजर रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा एंड अदर रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो इंडिया की जितनी भी मेजर रिवर्स है, गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, दैन कावेरी, ये सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं. और साथ ही साथ इन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है ये भी वहाँ पर वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. तो इसलिए इंडिया में लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. नंबर 22, माइनिंग इज डेवलप्ड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. सो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया का ये रीजन के अंदर माइनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है. उसके रीजंस देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज हाईली अनइवन इन इंडिया. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल का वो अनइवन है इंडिया के अंदर. कहीं पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा स्कार्स है मिनरल्स और कहीं पर कुछ भी नहीं पाई जाती मिनरल्स इंडिया के अंदर. तो इस तरह से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल का इंडिया में. पॉइंट नंबर 2, द जियोलॉजी ऑफ छोटा नागपुर रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स. तो छोटा नागपुर की जो जियोलॉजी है, जो रिलीफ है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स जो है ये अवेलेबल है. दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स. नंबर 3, there is concentrations of minerals like iron ore, manganese, mica, copper, limestone, coal and lead in छोटा नागपुर रीजन. तो यहाँ पर बहुत सारी मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है. वैरायटी ऑफ मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल है लाइक आयरन ओर हो गया, मैग्नीज, मिका, कॉपर, लाइमस्टोन, कोल, लीड, ये सब अवेलेबल है यहाँ पर मिनरल्स छोटा नागपुर में. नंबर 4, the government policy, capital investment in mining activities, technological development, availability of skilled labor, transport facility, etc. are favorable for the development of mining activity in छोटा नागपुर रीजन. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी में, दैन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लार्ज मशीनरीज वहाँ पर अवेलेबल है फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर है वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फेवरेबल है माइनिंग एक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए. सो इसलिए यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन में माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा
डेवलप हुई है। नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मिनरल्स आर लोकेटेड इन दिस एरिया विच गेव बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। सो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। और ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप होने की वजह से यहाँ पर जो माइनिंग है मिनरल्स है, इसलिए यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है मिनरल्स की वजह से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनिंग की जो है वो डेवलपमेंट हुई है। नंबर 23, लंबरिंग इज डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन कैनेडा। सो कैनेडा के अंदर लंबरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर डेवलप हुई है। उसके रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, लंबरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एरियाज कवर्ड बाय कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन कैनेडा। सो कैनेडा के अंदर जो कॉनिफॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पर ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है लंबरिंग। नंबर 2, इन कैनेडा कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन लार्ज बेल्ट सिंस द क्लाइमेट इज सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज। तो कैनेडा के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल है फॉर द कॉनिफेरस फॉरेस्ट और कॉनिफेरस ट्रीज के लिए, इनकी ग्रोथ बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है कनाडा में। नंबर 3, इन दिस फॉरेस्ट ओनली वन स्पीसीज ऑफ ट्रीज ग्रोज इन वन एरिया विच इज़ फेवरेबल फॉर द लंबरिंग। सो इन फॉरेस्ट के अंदर, कनाडा के अंदर एक ही स्पीसीज के ट्रीज जो है वो एक एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्रीज नहीं रहते, बल्कि एक लार्ज एरिया के अंदर जो है वन स्पीसीज ऑफ ट्रीज जो है वो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं लंबरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। नंबर 4, द डेवलपमेंट ऑफ लंबरिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वुड, क्लाइमेट, मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। सो जो लंबरिंग का डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है टाइप ऑफ वुड के ऊपर, देन वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ये कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप है। नंबर 5, कमर्शियल लंबरिंग इज डेवलप्ड इन कैनेडा बिकॉज देर इज ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन विच प्रोवाइड्स सॉफ्ट वुड विच इज ईजी टू कट, कैरी एंड ड्यूरेबल। सो यहाँ पर कनाडा के कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर जो है लार्ज स्केल पर सॉफ्ट वुड ट्रीज जो ये अवेलेबल है, जिनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, और साथ ही साथ ये बहुत ही इजी होता है टू कट, कैरी एंड ड्यूरेबल। तो इसे इजीली कट किया जा सकता है, इजीली कैरी किया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकते हैं। नंबर 6, cool climate of Canada, well developed transport facilities for the movement of logs, use of machinery for logging, large demand in local and international market for paper and pulp industries, limited development of other economic activities due to extreme cold climate are other factors responsible for the development of lumbering in Canada. सो कैनेडा में बहुत ज़्यादा कूल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट होने की वजह से जो लॉग्स होते हैं ट्रीज़ के, इसे बहुत ज़्यादा इजीली कैरी किया जा सकता है। यूज़ ऑफ मशीनरीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लार्ज डिमांड है यहाँ पर यहाँ की ट्रीज़ की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सॉफ्ट वुड ट्रीज़ है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ रहती है यहाँ पर यहाँ की वुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देन अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कनाडा के अंदर, यहाँ पर बहुत ही कम उनकी डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इनका डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंबरिंग इन कैनेडा। Number 24, extensive agriculture is a
कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है इसे कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी माना जाता है। इसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन इन स्टेप्स, prairies, downs, pampas and wild grasslands। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वर्ल्ड के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट हुई है। लार्ज ग्रासलैंड होते हैं जिनमें स्टेप्स है, प्रेरी है, स्टेप्स यूरेशिया में, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में, पंपास साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वेल्क जो ये अफ्रीका में ग्रासलैंड है। तो इन सब ग्रासलैंड के ऊपर कमर्शियल जो एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसकी डेवलपमेंट हुई है। पॉइंट नंबर 2, इन दिस ग्रासलैंड एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो। सो इस तरह के ग्रासलैंड रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही लो है, और साइज ऑफ फार्म जो है इज़ वेरी लार्ज, और फार्म की साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू 1000 एकर्स। ये कुछ 100 एकड़ से तो 1000 एकर्स तक इनकी साइज जो है बहुत ही लार्ज साइज के फार्म्स यहाँ पर अवेलेबल है बिकॉज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और फार्म की साइज बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। नंबर 3, देयर इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरीज फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर मशीनरीज का यूज़ किया जाता है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल लगाने से लेकर तो फसलों की कटाई करने तक यहाँ पर मशीनरीज का यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पर। नंबर 4, मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर यूज सो प्रोडक्शन इज हाई। तो इसमें मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उन्हें मिलता है। नंबर 5, द पर हेक्टर प्रोडक्शन इज़ लो वेयर एज पर कैपिटल प्रोडक्शन इज़ हाई। तो यहाँ पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है ये बहुत ही लो हासिल होता है, लेकिन जो पर कैपिटल प्रोडक्शन है ये बहुत ही हाई मिलता है यहाँ पर। नंबर 6, since population in those grassland is very low and there is a surplus production। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलता है। पॉपुलेशन की जितनी भी नेसेसिटी होती है उसके बाद भी यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो बचता है। देयरफॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट। तो जिसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं फॉर एक्सपोर्ट। सो दिस एग्रीकल्चर इज नोन एज कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसलिए ये लार्ज स्केल पर यहाँ की प्रोडक्शन को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इस रीज़न की वजह से यहाँ पर इस तरह के एग्रीकल्चर को, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। देन नंबर 25, लंबरिंग इज प्रैक्टिस मोर इन कॉनिफेरस रीजन देन इन ट्रॉपिकल रीजन। सो लंबरिंग एक्टिविटी ये ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन में एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन के अंदर। उसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, लंबरिंग एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वुड, hard or soft, density of forest, number of species in the forest, transportation facilities, use of machineries and markets। तो जो लंबरिंग एक्टिविटी ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ वुड। वुड जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके ऊपर उसकी डिपेंड होती है डेवलपमेंट। अगर हार्ड वुड है तो उसकी डिमांड कम रहेंगी, सॉफ्ट वुड की डिमांड ज़्यादा रहेंगी। डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल रहेगा। अगर डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट बहुत ही लो है तो ऐसे एरिया के अंदर वहाँ पर पहुंचना बहुत ही इजी होता है। देन नंबर ऑफ स्पीशीज इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ पे जो ट्रीज की स्पीशीज है ये भी डिसाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लंबरिंग की। अगर वहाँ पर
एक ही तरह की स्पीशीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कॉनिफेरस फॉरेस्ट में वन टाइप ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है, तो इसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। और जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है एक रीजन में अवेलेबल रहते हैं जो अनफेवरेबल होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गया, यूज़ ऑफ मशीनरीज एंड मार्केट, ये भी एक फैक्टर्स है लम्बरिंग के डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 2, इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन trees provide soft wood which is easy to cut and durable। so कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो वुड है वो सॉफ्ट वुड है जो बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है यहाँ की जो भी वुड होती है। नंबर 3, इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन वन टाइप ऑफ स्पीसीज आर फाउंड इन extensive area, so lumbering is easy in coniferous forest region. There is use of machineries for lumbering and transportation facilities are also well developed। so यहाँ पर वन टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट में और एक्सटेंसिव एरिया रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया के अंदर वन टाइप ऑफ स्पीशीज पाई जाती है ट्री की। लम्बरिंग इज ईजी होती है कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन, या इसके अंदर यूज़ ऑफ मशीनरीज लार्ज स्केल पर होता है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है, इसलिए यहाँ पर लार्ज स्केल पर लम्बरिंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। नंबर 4, देर इज़ ए लॉट ऑफ डिमांड फॉर सॉफ्ट वुड इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, हैंस कमर्शियल लम्बरिंग इज मोर डेवलप। तो सॉफ्ट वुड ट्रीज की डिमांड लार्ज स्केल पर है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इसलिए कमर्शियल लेवल पर लम्बरिंग एक्टिविटी यहाँ पर डेवलप हुई है। नंबर 5, ऑन द अदर हैंड इन ट्रॉपिकल रीजन डेंसिटी ऑफ ट्रीज इज वेरी हाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज ग्रो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो लम्बरिंग इज डिफिकल्ट। सो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो डेंसिटी ऑफ ट्रीज है वेरी हाई है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज जो है एक ही एरिया के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से लम्बरिंग एक्टिविटी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पर। नंबर 6, इन ट्रॉपिकल रीजन सरफेस मूवमेंट इज डिफिकल्ट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ मार्शी लैंड। तो यहाँ पर सरफेस मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ये भी बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ मार्शी लैंड। मार्शी लैंड ही होता है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। नंबर 7, इन ट्रॉपिकल रीजन देर इज ए नो लोकल मार्केट सिंस ट्रीज प्रोवाइड हार्ड वुड एंड देयर फॉर कमर्शियल लम्बरिंग इज नॉट डेवलप्ड। तो यहाँ पर हार्ड वुड जो है वो अवेलेबल होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जिसकी लोकल मार्केट में कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी हार्डवुड की नहीं होती है, सो इसलिए कमर्शियल लम्बरिंग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। नंबर 26, हंटिंग हैज़ बीन बैंड। सो हंटिंग जो है ये इसे बैन करना चाहिए, उसके आंसर देखेंगे हम, उसका रीज़न। पॉइंट नंबर 1, इन ओल्डन डेज हंटिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव एक्टिविटी ऑफ मैन टू ऑब्टेन फूड। सो इन एशियन टाइम जो हंटिंग है ह्यूमन बींग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव एक्टिविटी है, जिससे मैन जो है वो फूड ऑब्टेन करता था अपने सर्वाइवल के लिए। नंबर 2, सिंस एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन। तो ये उस वक्त की बात है जब एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो एग्रीकल्चर से पहले जो सोर्स था फूड ऑब्टेन करने का वो हंटिंग था ह्यूमन बींग के लिए। तो ये एग्रीकल्चर से भी ओल्ड एक्टिविटी है ह्यूमन बींग की, जिससे हम फूड ऑब्टेन करते थे हंटिंग के थ्रू। नंबर 3, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वेर किल्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट some of the species of animals have become extinct or at the verge of extinction। so on the large scale of hunting बहुत सारे जो numbers of animals है उन्हें किल किया गया है, उन्हें मारा गया है, उनका शिकार किया गया है, और इस वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज है एनिमल्स की वो बिकम एक्सटिंग यानी कि बुरी तरह से खत्म हो गई। एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज
पूरी तरह से बहुत लार्ज स्केल पर हंटिंग होने की वजह से उनको पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर बिल्कुल वो एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच गए, यानी कि वो खत्म हो सकते हैं अगर उनको बैन नहीं लगाया गया उनकी हंटिंग के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है लार्ज स्केल पर हंटिंग होने की वजह से। नंबर 4, इन ऑर्डर टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स हंटिंग इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एनिमल को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हंटिंग जो है ये बैन कर दी गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 27, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज अनइवन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का ये वर्ल्ड लेवल पर अनइवन है। इसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रॉ मटेरियल, वाटर एंड पावर सप्लाई, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड एक्सेट्रा, एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कैपिटल, मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए फेवरेबल फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स होना जरूरी है। लाइक फिजिकल फैक्टर्स लाइक फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगे तब वहाँ पर डेवलपमेंट होंगी। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, देन कैपिटल, मार्केट एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज ये भी फेवरेबल होना चाहिए, तब जाकर उस रीजन के अंदर जो है इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। नंबर 2, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ये वेरी होते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन। इनमें डिफरेंसेस आते हैं, कहीं पर फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं तो कहीं पर अनफेवरेबल फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं ये वेरी होते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो कहीं की गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, तो कहीं पर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो रहती है वो अनफेवरेबल रहती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये कंट्री टू कंट्री इसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। नंबर 3, इंडस्ट्रीज आर डेवलप वेयर फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर देयर डेवलपमेंट, thus distribution of industries is uneven। so industries ऐसे एरियाज के अंदर डेवलप होती है जहाँ पर फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज का वो हमें अनइवन दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, छोटा नागपुर रीजन, एंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज द ओनली मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन है वो मुंबई में है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, छोटा नागपुर रीजन में है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अवेलेबल है। और इन रीजन्स के अलावा जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है ये मेन एक्टिविटी है। नेक्स्ट नंबर 28, iron and steel industries are found in mineral rich area of Dhanbad। so iron and steel industries जो इंडिया के अंदर जो मिनरल रिच एरिया है धनबाद का यहाँ पर हमें दिखाई देती है। उसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, important raw material used in iron and steel industries are iron ore, limestone, dolomite, manganese and coal। तो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल यूज होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, वो होता है आयरन एंड स्टील के अंदर जो मेन रॉ मटेरियल वो है आयरन एंड ओर, देन लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड कोल। ये लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल यूज होता है। नंबर 2, ऑल दिस रॉ मटेरियल्स आर हैवी, बल्की एंड वेट लॉजिंग। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स ये सब हैवी है, बल्की और वेट लॉजिंग है, वेट रिड्यूसिंग ये रॉ मटेरियल्स है। नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मटेरियल्स आर वेरी हाई। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है इन मटेरियल्स की ये बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ हैवी एंड बल्की
Number 4, Dhanbad and its surrounding areas are the major iron ore and coal producing areas. तो जो धनबाद और उसका जो सराउंडिंग एरियाज है या ये इंडिया का मेजर आयरन एंड कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पर लार्ज स्केल पर आयरन और एंड कोल का प्रोडक्शन होता है. Number 5, since this industry is using weight losing raw materials which are available around Dhanbad, iron and steel industries is found at Dhanbad region. So जो रॉ मटेरियल यूज होता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारा अवेलेबल होता है धनबाद एंड सराउंडिंग द धनबाद रीजन. तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो फाउंड होती है धनबाद रीजन के अंदर, जिसकी वजह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो वहां पर कम लगता है. नंबर 29, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोकण रीजन. सो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कोकण रीजन के यहाँ पर हमें दिखाई देती है. उसका रीजन देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यूज फ्रूट्स एज रॉ मटेरियल्स. तो जो फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है ये फ्रूट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं. नंबर 2, रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन फॉर हॉर्टिकल्चर. तो रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है ये हॉर्टिकल्चर के लिए जाने जाते हैं. तो हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर. तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो है वो परफॉर्म किया जाता है जिनमें फ्रूट्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है. नंबर 3, दे आर मेजर मैंगो, जैक फ्रूट, कैश्यू एंड कोकम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ये मैंगो, जैक फ्रूट, कैश्यू, कोकम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की. नंबर 4, all these fruits are raw material. All these fruits are raw materials in fruit processing industries. तो जितने भी फ्रूट्स हैं मैंगो, जैक फ्रूट, कैश्यू, कोकम ये एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूज किए जाते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर. नंबर 5, these raw materials are bulky, weight losing and perishable and hence the industry is located in Ratnagiri and Sindhudurg districts where fruits are grown in plenty. So जो रॉ मटेरियल से जो फ्रूट्स एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये बल्कि होते हैं, वेट लूजिंग होते हैं और पेरिशेबल होते हैं. यानी कि एक बार इनके हार्वेस्टिंग होने के बाद धीरे धीरे इनका वेट जो है वो रिड्यूस होते जाता है और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ये जितना हमें टाइम कंज्यूम करेंगे उसको यूज करने के लिए उतने ही वो पेरिशेबल यानी कि जल्द खराब हो जाते हैं. तो इसलिए इन्हें जल्द से जल्द जो है वो यूज करना पड़ता है, उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है. तो इसलिए जहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो डेवलप की गई है ताकि डायरेक्टली जो भी प्रोडक्शन हो फ्रूट्स का उसे डायरेक्टली विदाउट टाइम कंज्यूमिंग उन्हें यूज किया जा सके. Then number 30, what are the major factors which have hindered the growth of industries in South America? So South America के अंदर growth of industry जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका है. तो उनके कौन से फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को हैंडल करते हैं उसे देखना है हमें यहाँ पर. उसके रीज़न देखेंगे साउथ अमेरिका में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है. इसका आंसर देखेंगे. पॉइंट नंबर 1, industries in continent of South America are developed only in coastal areas of Brazil, Argentina, Chile and Peru. So साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ फ्यू एरियाज के अंदर ही इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है जिनमें कोस्टल पार्ट है ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का, चिली एंड पेरू का, जहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखाई देता है साउथ अमेरिका के अंदर. नंबर 2, द हिंड्रेंस इन द growth of industries in South America are due to unfavorable physical factors such as dense forest in Brazil, desert in interior parts of Argentina, Andes mountain range running along the west coast. तो
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर, ये अनफेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स है। यहाँ पर मैक्सिमम जो एरिया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में, यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए अनफेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है ज़्यादा। देन जो इंटीरियर पार्ट है अर्जेंटीना का, यहाँ पर हमें डेजर्ट दिखाई देता है, डेजर्ट रीजन है जहाँ पर जो अनफेवरेबल होता है। देन एंडीज माउंटेन रेंज है रनिंग अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जो वेस्ट कोस्ट है साउथ अमेरिका का, यहाँ पर हमें एंडीज माउंटेन रेंज दिखाई देंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जिसकी वजह से माउंटेनियस रीजन होने की वजह से भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं होता है। देन नंबर 3, द इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक कैपिटल, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा क्रिएट हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये भी अनफेवरेबल पाए जाते हैं ज़्यादातर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। देन लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, फिजिकल फैक्टर्स अनफेवरेबल होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उनकी भी डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो ये क्रिएट करते हैं हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नंबर 4, comparatively low density of population and lack of markets are the other factors responsible to have hindered the growth of industries in the South America. So यहाँ पर बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। देन लैक ऑफ मार्केट है, मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है यहाँ पर। द अदर फैक्टर्स है ये दोनों भी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन्स फ्रॉम 31 to 14. थैंक यू।